हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट फॉर जुडिशियल सिलेक्शन में। देखिए, आज इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को। और ध्यान रखिएगा, हम अपने इस चैनल के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 531 सेक्शंस और आपके 39 चैप्टर्स को फुल रूप से कराएंगे और साथ ही साथ बड़े ईजी लैंग्वेज के साथ कराएंगे और विद केस लॉस भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको एक ही चैनल पर फुल BNSS की वीडियोस मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इस हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और साथ ही साथ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, हमारा जो ये अधिनियम है इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एक्ट नंबर ये है हमारा 46, यानी कि जो BNS है वो है 45, ठीक है। और ये BNSS जो है ये है 46 और जो BS है वो है 47, ठीक। यहाँ पर देखिए, इस एक्ट को जो राष्ट्रपति की कंसेंट मिली है वो मिली है 25 दिसंबर 2023 को। जैसा मैंने अभी बताया, हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत जो है 39 चैप्टर्स हैं, ओके। और 531 के 531 इसके अंदर जो है सेक्शंस हैं और 2 आपको इसमें स्केड्यूल पढ़ने के लिए मिलेंगे। इन स्केड्यूल में देखिए क्या दिया हुआ है। पहले स्केड्यूल में दी हुई है आपकी जो पहली अनुसूची उसमें दी हुई है आपके जमानती और अजमानती अपराधों के संबंध में। अब जमानतीय और अजमानतीय अपराधों के संबंध में, यानी कि पूरी आपके स्केड्यूल बात करते हैं कि कौन सा अपराध जमानतीय होगा, कौन सा अजमानतीय होगा, साथ साथ कौन सा संज्ञेय होगा, असंज्ञेय होगा और उसका विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। ये सारी आपकी फर्स्ट शेड्यूल में दी हुई हैं चीज़ें। उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल आता है उसमें आपके 58 जो है क्या दिए हुए हैं, ड्राफ्ट दिए हुए हैं कि अगर जो चीज़ें आप BNSS के अंतर्गत पढ़ोगे उनका ड्राफ्ट किस तरीके से, उन्हें किस फोरम में आप तैयार करोगे, वो चीज़ें 58 फोरम के अंतर्गत बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा देखिए जो पूरा बट यहाँ पर ये जो आप फर्स्ट शेड्यूल में जमानती और अजमानती अपराधों के संबंध में पढ़ोगे, यहाँ पर एक ही चीज़ को एनफोर्स नहीं किया गया है और वो है आपके जो 106 सबसेक्शन 2 BNS का जो आता है, क्योंकि वो BNS में ही जब लागू नहीं हुआ है तो उसको यहाँ पर भी इसकी शेड्यूल में भी उसके संबंध में बात नहीं की गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। अब इस अधिनियम का, इस संहिता का देखिए उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर संहिता के उद्देश्य के संबंध में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो उद्देश्य है इसका BNSS का वो है कि जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस से संबंधित लॉज होंगी, ठीक है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित जितने भी लॉज हैं उन सबको कंसोलिडेट करना एंड उनको अमेंड करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद शुरू हो जाता है यहाँ पर अब हमारा चैप्टर। देखिए, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रिलिमिनरी की, जिसमें आपको 1 से 5 तक के सेक्शंस पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो पहली बात ध्यान रखना, देखिए सबसे पहले आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं सेक्शंस के। तो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी की बात करता है और जिसमें 1 से 5 तक की धाराएं कवर की गई हैं। धारा 1 जो आप मोस्टली जानते हो कि हर एक्ट की सेक्शन फर्स्ट में जो है वो उसका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार की बात की जाती है, ठीक है। सेकंड सेक्शन जो है हमारे BNSS का और यहाँ तक कि हर एक्ट का, वो बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की, ओके। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन थर्ड जो है हमारा यहाँ पर बात करता है BNSS का निर्देशों की। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 4 बात करता है कि हमारा जैसे कि BNS हो गया या अदर किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत किए गए ऑफेंसेस का जो ट्रायल होगा वो BNSS के अकॉर्डिंग होगा, ये बात करता है सेक्शन 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 5। सेक्शन 5 बात करता है सेविंग्स की। या सेक्शन 5 किसकी बात करता है? सेक्शन 5 बात करता है सेविंग्स की। तो इस तरीके से ये हमारे BNSS के 5 सेक्शंस हो चुके हैं। एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्योंकि पहला दूसरा तो नॉर्मली आपको पता है, वो हर एक्ट के अंदर आप याद करते हैं कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरा बात करता है आपका किसकी? डेफिनेशन क्लॉज की। तीसरा बात करता है ये जो BNSS का है निर्देशों के संबंध में। चौथा बात करता है विचारण और पांचवा बात करता है आपके व्यावृत्तियां सेविंग्स की। सेविंग्स का देखिए मतलब क्या होता है कि हमारा जो BNSS है वो किन लॉस पर इफेक्ट नहीं डालेगा या किन लॉस को इसकी जगह प्रिविलेज दिया जाएगा, उन बातों के संबंध में हर एक्ट में ये वाला क्लॉज जो है सेक्शन होता है सेविंग्स वाला। अब शुरुआत करते हैं सेक्शन फर्स्ट से। देखिए, ये इसका सेक्शन फर्स्ट है जिसमें कहा गया है कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? तो ये बात ध्यान रखना कि अध्याय 9, अध्याय 11 और अध्याय 12 से संबंधित जो उपबंध हैं उनके अलावा पूरी CRPC
आपके ना तो नागालैंड राज्य को और ना ही जनजातीय क्षेत्रों को जो है लागू होगी। ठीक है, यहाँ पर जो ये चैप्टर 9 है ये तो बात करता है जो आपके परिशांति सदाचार वाले मैटर्स होते हैं उनमें सिक्योरिटी की। चैप्टर 11 है वो बात करता है आपकी लोक परिशांति के संबंध में, लोक व्यवस्था के संबंध में, और साथ साथ चैप्टर 12 जो है वो पुलिस के निवारक कार्य के संबंध में बात करता है। ये केवल 3 अध्याय हैं जो नागालैंड यानी कि तो फुल स्टेट हो गया, और जनजातीय क्षेत्र क्या होंगे इसके संबंध में जो है इसी धारा में एक स्पष्टीकरण दिया हुआ, उसमें प्रावधान किया गया है। तो ये कहना चाहता है कि इस संहिता के चैप्टर 9, 11 और 12 से संबंध उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, बट हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हमारे देखिए जो लॉज हैं ये आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आर्टिकल 246 के अंतर्गत दी हुई है। ठीक है, कि जितने भी आर्टिकल 246 है एंड आपकी जो है 7वीं अनुसूची है, यहाँ पर यह बताया गया है। देखो आर्टिकल 246 तो यह बात करता है कि कौन सी जो आपकी लिस्ट है, जो सूची है, उस पर किसको लॉ बनाने की पावर है, और जो 7वीं अनुसूची हमारे संविधान की वो विषयों को उल्लेख करते हैं, ये विषय इनके अंतर्गत आएंगे जिन पर ये कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी कंकरेंट लिस्ट में आती है। इसका मतलब क्या है कि इन लॉस पर जो है आपके केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं कि नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को ये BNSS के इन चैप्टर्स के अलावा लागू नहीं होगी, बट फिर भी अगर संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यानी कि नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे उपबंध या इनमें से किसी भी उपबंध को संपूर्ण नागालैंड में या फिर उसके जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है, या उसके किसी भी भाग पर अनुपूरक आनुषंगिक या परिणामिक उपांतरों सहित क्या कर सकती है, लागू कर सकती है, तो वैसा नोटिफिकेशन क्या करेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो जो है क्या कर सकती है, कोई भी सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंसी नोटिफिकेशन करके इन सारे के सारी BNSS को यहाँ पर एनफोर्स करा सकती है। अभी जैसे हमने देखा वहाँ पर A पॉइंट के अंदर कि संपूर्ण तो आपका नागालैंड राज्य है जहाँ पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आता है क्या, ट्राइबल एरियाज, जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अब जनजाति क्षेत्र पर क्या होगा, यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया हो कि जनजाति क्षेत्र क्या होंगे। देखिए इस धारा में जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 21 जनवरी 1972 के पहले संविधान की जो 6 अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, उसके पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजातीय क्षेत्र शामिल थे। यानी कि नागालैंड तो राज्य अलग हो गया, ये जो B क्लॉज के अंतर्गत जो आपका ट्राइबल एरियाज दिया हुआ है, ट्राइबल एरियाज से केवल आपके असम के जनजातीय क्षेत्रों को ही शामिल किया गया है, अदर किसी स्टेट के नहीं। और जो शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न थे, बट असम जनजाति के क्षेत्रों में भी वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं है जो शिलोंग नगर पालिका की सीमाओं के भीतर आने वाले क्षेत्रों से अलग हैं। ठीक है, से भिन्न जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। शिलोंग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर आने वालों पर यह चीज़ें एनफोर्स नहीं होंगी, मतलब ये जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि यह जो हमारा प्रवृत्त होगा, एनफोर्स होगा, ये भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी। और भारत सरकार ने राजपत्र में जो नोटिफाइड किया था, मतलब गजट में जो नोटिफाइड किया था, वो 1 जुलाई 2024 आपका किया था। तो 1 जुलाई 2024 से ये हमारा संपूर्ण भारत में क्या हो गया है, लागू है, जो कि हो गया है। ये तो हो गया है हमारा सेक्शन फर्स्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। इसके बाद हमारा सेक्शन होगा स्टार्ट सेकंड, और सेक्शन स्टार्ट हम सेकंड करेंगे कल। फिलहाल के लिए सेक्शन फर्स्ट तक ही हमारी वीडियो स्टॉप होगी। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं कि सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन क्लॉज की वीडियो भी आप सभी को मिले, तो उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपके पास BNSS की हमारी बनाई हुई हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है सेक्शन 2, जिसमें दिया हुआ है डेफिनेशन क्लॉज। यहाँ पर 2 सबसेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि सबसेक्शन फर्स्ट में आपके 26 वर्डिंग को डिफाइन किया गया है, यानी कि 2A से लेकर के 2Z तक। और सबसेक्शन 2 में ये खोला गया है कि जो वर्ड रह गए हैं जिनको यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया, उनका मतलब कहाँ से लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर 2A में, और देखिए ज़्यादातर यहाँ पर डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ज़्यादा इंक्लूड किया गया है, और कुछ ऐसे शब्दों को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया जो कि CRPC के अंतर्गत नहीं थे। तो यहाँ पर देखिए ये कहना चाहते हैं कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है उसके अंतर्गत
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए पहचान, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य की प्रक्रियाओं को अभिलिखित करना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना डिवाइस का प्रयोग, और ऐसे अन्य साधन भी हैं जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे। कहना क्या चाहते हैं ये कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के अंतर्गत जो है कैसी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज की जाएंगी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पस के लिए पहचान, ठीक है, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य की प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण करना, और ऐसे अन्य प्रयोजनों के जिन्हें संसूचना डिवाइस का प्रयोग किया जा सके, और साथ ही साथ अन्य ऐसे रिसोर्सेज को भी मीन्स को भी यहाँ पर यूज किया गया जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा उपबंधित करे। तो यहाँ पर ये जो आपका लास्ट पॉइंट इन्होंने जोड़ा है, और अन्य ऐसे साधन भी हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा उपबंधित करें। तो इस क्लॉज के माध्यम से इन्होंने इस जो आपका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर दिया है। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और भी आपके किसी भी चीज़ को जिसको वो अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उचित समझे, प्रॉपर समझे, उसको श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में इंक्लूड कर सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा 2B, जमानत, बेल। और यह भी देखिए आपका न्यू ही ऐड हुआ है, दोनों प्रोविजन जो है न्यू यहाँ पर ऐड हुए हैं। जमानत क्या है? जमानत से तात्पर्य है यहाँ पर कि कोई भी अधिकारी, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर किसी भी अधिकारी या न्यायालय द्वारा वर्ड यूज हुए हैं कि किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर। कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी या तो अधिकारी या न्यायालय द्वारा जो शर्तें इम्पोज की गई हैं किस पर, किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त पर या ऐसे व्यक्ति पर जिस पर संदेह है कि इसने अपराध किया है। तो जो अधिकारी या न्यायालय है वो क्या कर रहा है, कुछ शर्तें इम्पोज करके ऐसे व्यक्ति पर जिसने या तो कोई अपराध कारित किया है या फिर उस पर संदेह है, संदिग्ध वो व्यक्ति है, तो क्या किया जाएगा, किसी बंध पत्र या जमानत के निष्पादन पर क्या किया जाएगा, इनसे बंध पत्र या जमानत के निष्पादन पर विधि की कस्टडी से उस व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। अब जो भी टर्म एंड कंडीशन पर इम्पोज की गई है वो बंध पत्र जमानत पत्र के अंतर्गत की जाए, यानी कि इनको एग्जीक्यूट कराने के बाद उसे विधि की कस्टडी से क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। तो ये यहाँ पर मेन पैसिफिक आपको शब्द याद रखने हैं। नेक्स्ट है 2C, बेलेबल ऑफेंसेस, जो कि 2A CRPC के अंतर्गत डिफाइन था। तो 2C में यहाँ पर बेलेबल ऑफेंस की बात की गई है। ये कहना चाहते हैं कि बेलेबल ऑफेंस एक कैसा अपराध है भाई। फर्स्ट सीधी सी बात है, फर्स्ट शेड्यूल में जिसे जमानती के रूप में दिखाया गया है या एट ए टाइम प्रेजेंट जो लॉ है उस लॉ के द्वारा अगर उसे जमानतियाँ बनाया गया, दो बातें, या तो उस अपराध को प्रथम अनुसूची में जमानतियाँ दिखाया गया वो जमानतियाँ हैं, या जो भी हमारी क्रिमिनल लॉज हैं उनके अंतर्गत अगर उस अपराध को जमानतियाँ बनाया गया है तो, और वो प्रत्येक अपराध जो है जमानती अपराध से अलग है तो वो सारे क्या कहलाएंगे, जमानती अपराध कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है 2D, जो कि ये भी न्यू ऐड किया गया है जमानत पर। जैसे आपने ऊपर पढ़ा, जमानत कब मिलेगी कि किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त है या किसी जिस पर संदेह किसने वो अपराध किया है तो उसे कोई भी न्यायालय अधिकारी को शर्तें इम्पोज करने पर और बंध पत्र या जमानत पत्र के एग्जीक्यूशन पर। तो हम ये तो पढ़ लें कि जमानत पत्र या बंध पत्र होता क्या था। 2D के अंतर्गत देखिए जमानत पत्र को डिफाइन किया गया है कि बेल बॉन्ड से मतलब क्या है, विद श्योरिटी रिलीज किए गए जो व्यक्ति होते हैं। ठीक है। जमानत पत्र क्या है कि जब किसी अभियुक्त को श्योरिटी के साथ छोड़ा जाता है तो वो वचनबद्ध जो है वो उससे क्या मतलब है, जमानत पत्र से। जमानत पत्र से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है। यानी कि जमानत पत्र क्या होता है, जब किसी एक्यूज्ड को विद श्योरिटी के साथ छोड़ा जाता है, ठीक है, तो वो आपका जमानत पत्र है। और जब विदाउट श्योरिटी छोड़ा जाता है खुद के पर्सनल बॉन्ड पर तो वो बंध पत्र होता है। ठीक है, इतना इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है 2F, जो बात करता है चार्ज की। और यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूँ, स्पेसिफिकली यहाँ चार्ज को कोई अच्छी तरीके से डिफाइन वैसे किया नहीं गया है, क्योंकि चार्ज का जो मीनिंग इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है वही सेम डेफिनेशन आपके जो है 2B CRPC के अंतर्गत भी चार्ज की दी हुई थी। ये यहाँ पर ये नहीं कहना चाहते कि चार्ज होता क्या है, केवल यहाँ पर ये इतना बताना चाहते हैं कि चार्ज के अंतर्गत
आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष जो है चार्ज कहलाएगा। मतलब जब किसी अभियुक्त पर एक से अधिक अपराधों को करने के बारे में कहा गया किसने अपराध किए हैं, तो वो अपराधों का कोई भी शीर्ष जो है आरोप की कैटेगरी में आएगा। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो आरोप जो है वह होता है कि किसी भी अभियुक्त को जिसके माध्यम से जानकारी मिलती है किसने यह अपराध किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो इनके कहने का मतलब है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को देखिए हमारे यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है आपके किस में, वो किया गया है 2G के अंतर्गत। तो हिंदी में इसे बोलेंगे 6 और इंग्लिश में 2G रहेगा, जिसे 2C CRPC के अंदर डिफाइन किया गया था। C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और यहाँ G में आ चुका है क्योंकि और भी ऊपर जो है ऐड हुए हैं। ये कहते हैं कि संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि देखिए फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें आपके क्या दी हुई है कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा संज्ञेय असंज्ञेय है और कौन न्यायालय उसका विचारण कर सकता है। तो ये सीधा यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रथम अनुसूची में जिन अपराधों को संज्ञेय बताया गया है और जिनमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है, यानी कि वो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर 2H, जिसमें डिफाइन किया गया है आपका किसको, कंप्लेन को। तो देखिए कंप्लेन क्या होती है, कंप्लेन किसी भी अपराध के संबंध में हो सकते हैं, चाहे वो आपका कॉग्निजेबल हो चाहे नॉन कॉग्निजेबल हो। यह मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है, मौखिक या लिखित किसी भी तरीके से देखिए किया जा सकता है और इसमें यह स्टेटमेंट रहता है कि फला व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। अब यहाँ पर वह व्यक्ति जिसके संबंध में आपने कंप्लेन किया है, जरूरी नहीं है कि उसके संबंध में कंप्लेन करने वाला व्यक्ति जानता हो। जिस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया है वो व्यक्ति चाहे ज्ञात हो या अज्ञात हो, जिसने अपराध किया कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इसमें जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। बट इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें सिंपल बताया गया है कि अगर पुलिस अधिकारी किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करता है और बाद में उसे क्या समझ में आता है, बाद में पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये मामला तो भाई नॉन कॉग्निजेबल है, तो अब जब पुलिस अधिकारी पुलिस रिपोर्ट उसमें जमा करेगा न्यायालय में तो पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाता है। ये मेन चीज़ यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट जो है परिवाद की कैटेगरी में नहीं आती, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ परिवाद तक हमारे डेफिनेशन हो चुके हैं, सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है और यदि आप चाहते हैं कि आपको सेक्शन 2 की आगे की डेफिनेशन क्लॉज का वीडियो मिले तो प्लीज़ यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।